हेलो एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो DSSSB PRT के लिए या फिर बिहार सुपर टेट के लिए या फिर किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये NIO समरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिएगा और आज वाली क्लास भी देखिएगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट ये एकदम बेसिक होता है जो कि किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लर्नर सेंटर्ड अप्रोच और लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, जिसको शिक्षार्थी केंद्रित उपागम बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग ने पहले वाली वीडियोस में पढ़ा है, तो यहाँ पे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन कुछ मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। उन मॉडल से इसे कॉल्ब्स मॉडल है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे देखने को मिला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट पढ़ेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होता है, तो वो सारे पॉइंट हम लोग डिटेल में यहाँ समझेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी केंद्रित उपागम। अच्छा, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पहले वाली वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो लर्नर सेंटर अप्रोच है उसको डिटेल में मैंने यहाँ नहीं बताया है, तो उसमें पूरा डिटेल में बताया गया, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। तो लर्नर सेंटर अप्रोच में होता क्या है, इसमें जो ज्ञान होता है वो विद्यार्थी द्वारा सृजन होता है। मतलब सेंटर पे कौन रखा जाता है, सेंटर पे स्टूडेंट को रखा जाता है। अब यहाँ पे टीचर क्या करेगा, टीचर मौके देता है, टीचर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करेगा। एक क्या बोलते हैं उसको, फैसिलिटेटर होता है, जो कि वहाँ पे उनके लिए वो मौके प्रोवाइड कराता है जिससे विद्यार्थी ज्ञान का सृजन कर सके। अध्यापक को विद्यार्थी को समझना जरूरी है। अब शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में क्या होता है, अध्यापक को विद्यार्थी को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ही वो अपने अप्रोच को, अपने जो विधियां हैं उनको रखेगा बच्चों के अकॉर्डिंग। इसमें इंडिविजुअल बच्चों पे ध्यान दिया जाता है, और जबकि टीचर सेंटर में क्या होता था, एवरेज, ओवरऑल एक एवरेज क्लास के बच्चों पे ध्यान दिया जाता था, उसके अकॉर्डिंग विधि या अप्रोच यूज़ की जाती थी। यहाँ पे विद्यार्थियों को समझने के विभिन्न एस्पेक्ट कौन से हो सकते हैं। तो अब बात हुई कि अध्यापक विद्यार्थियों को समझेगा, तो कैसे समझेगा, तो ये सारे पॉइंट है, इन पॉइंट्स के आधार पे ही विद्यार्थियों को समझना होता है किसी भी विधि को अपनाने से पहले, पढ़ाने की विधि को अपनाने से पहले। जैसे पहला पॉइंट है स्वास्थ्य और शारीरिक विकास। अब बच्चे का यहाँ पे उनका जो शारीरिक विकास कैसा है, उनका स्वास्थ्य कैसा है, उसके अकॉर्डिंग कोई बच्चा जल्दी सीख लेगा, कोई बच्चा धीमे सीख लेगा, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी विधियों का यूज़ करना है, बच्चों को पढ़ाने के लिए तरीकों का यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट है मानसिक योग्यता। अब मानसिक योग्यता मतलब हर बच्चे की मानसिक योग्यता अलग अलग होती है। अब यहाँ पे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, ये देखिए गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत ये इसी टॉपिक में ही था। अब यहाँ NIO समरी में ऐसे ही है कुछ, कि अलग से कोई टॉपिक नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक में दे रखा है ये। तो मानसिक योग्यता का मतलब हर बच्चे की मानसिक योग्यता अपनी अपनी होती है, तो उनकी मानसिक योग्यता के अकॉर्डिंग हमें उन्हें पढ़ाना है। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का ध्यान रखना है कि वही, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना पर्सनालिटी है, तो उसकी पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए हमें शिक्षा देनी है, हमें अधिगम उनको करवाना है, ठीक है। अधिगम के तरीके उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए, बच्चे के व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग उनको समझ करके। अब अधिगम के जो तरीके हैं ना, यहाँ से फिर क्वेश्चन बना हुआ अभी देखेंगे। जो लर्निंग स्टाइल है, इसके ऊपर कॉल्ब्स मॉडल पूछा गया है, तो ये इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि हर बच्चे का सीखने का तरीका भी अपना अपना होता है। तो सीखने की जो विशिष्ट शैली होती है, हर एक का स्टाइल अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी जो विधियाँ हैं, मेथड हैं, उनमें बदलाव करने हैं। प्रेरणा, मोटिवेशन का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि मोटिवेटेड होगा बच्चा तभी वो सीख सकेगा। घर और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसका बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि घर क्या होता है कि शुरुआत में बच्चा घर से ही आता है, तो स्टार्टिंग में जो उसका पहला जो स्कूल होगा, कह सकते हैं कि पहला जो सीखता है बच्चा, तो घर से सीखता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में आसपास आ जाएंगे, सहपाठी आ जाएंगे, स्कूल आ जाएगा। स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लाइन दे रखी थी कि हर एक स्कूल की अपनी संस्कृति होती है, ठीक है। तो हर एक स्कूल का अपना एक कल्चर होता है, क्योंकि मान लीजिए अगर इस एरिया में स्कूल है, तो वहाँ के जैसे लोग होंगे वैसे ही तो उसका कल्चर बनेगा। उस हर एक स्कूल की अपना एक कल्चर होता है। ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पढ़ेंगे गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो 1983 में आया था। इस बुक में 1985 दे रखा है, अब यहाँ पे 1983 याद रखिएगा। तो ये जो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत है, इसको हम लोग ने सीटेट में पढ़ाई है, तो एक बार रफली याद देख लेते हैं। जनरली आप लोगों को पता ही होगा। NIS में ये 7 प्रकार की बुद्धि की बात की गई है, लेकिन NCERT में 8 प्रकार की बुद्धि है। तो NCERT के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की बुद्धि याद रखिएगा। वैसे आता है तो 8 वाला ही मार्क करिएगा, क्योंकि NCERT ज़्यादा
मतलब एक वो हो जाएगा। अगर आपका कुछ ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें एनसीईआरटी का रेफरेंस देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 7 प्रकार की बुद्धि है। एक है भाषाई, पहली आती है भाषाई बुद्धि, वही कि ऐसा बच्चा जिसमें भाषा का ज्ञान होता है, जो भाषा की समझ होती है, उसका संप्रेषण कर सकता है, उसको कम्युनिकेट कर सकता है भाषा के माध्यम से। दूसरी बुद्धि है गणितीय तर्क बुद्धि, यानी कि लॉजिकल एंड मैथमेटिकल, जो अमूर्त, जो एब्स्ट्रैक्ट गणितीय संबंधों को समझ सकता है, ऐसा बच्चा, उसके पास मतलब ऐसी बुद्धि होती है। दृष्टि स्थानिक बुद्धि, जो व्यक्ति क्या करे कि वो स्पेशल थिंग लाइक जोग्राफिकल एरिया गए या स्थानिक जो चीज़ें होती है, सूचनाओं का उपयोग कर सकता है, उनके अंदर ये बुद्धि पाई जाती है। संगीत में जिसके पास म्यूजिकल नॉलेज होती है, म्यूजिकल वाली कॉन्सेप्ट की बुद्धि होती है। पांचवा है शारीरिक गतिक बुद्धि, यानी कि जो शारीरिक रूप से कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं ना, फिजिकल उनका ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छा होता है, उसके द्वारा वो अपना वर्क करते हैं। इसमें से विराट कोहली वगैरह आ जाते हैं, जो क्रिकेटर होते हैं जनरली, या बॉडी बिल्डर हो जाते हैं। अंतराव्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, इंट्रा और इंटर। ठीक, इंट्रा RA है यहाँ पे। इंट्रा का मतलब जो खुद को समझ सके, जैसे महात्मा बुद्ध हो गए। तो इन्होंने क्या किया, ये जो दार्शनिक होते हैं, ये अपने अंदर अब खुद को ही, अपनी सोल को जानने की कोशिश करते हैं, तो इंट्रा पर्सनल हो जाता है। इंटर पर्सनल क्या होता है, जो दूसरों को समझ सके, दूसरों के भावों को, दूसरे की इच्छाओं को समझ सके, उनके अंदर इंटरपर्सनल होती है। अब एनसीईआरटी में जो 8वीं बुद्धि बताई गई है वो प्रकृतिवादी बताई गई है, यानी कि नेचुरलिस्टिक, जिसके पास नेचर से संबंधित जो नॉलेज होती है, नेचर से संबंधित बुद्धि होती है, वो ये प्रकृतिवादी बुद्धि कही जाएगी। तो ये एनसीईआरटी ने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, और अदरवाइज 7 है। ऐसे एक और है अस्तित्ववादी बुद्धि, ऐसे करके बहुत सारी हैं, लेकिन ये इतने ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आता है अधिगम के तरीके। तो लर्निंग स्टाइल सबकी अपनी अपनी होती है, तो यहाँ पे कुछ मॉडल दे रखे हैं। उन मॉडल के आधार पे जैसे कॉल्प्स ने जो मॉडल बताया था, उसमें इन्होंने कहा कि जो लर्निंग स्टाइल होती है वो बेस्ड होती है एक्सपेरियंशियल लर्निंग पे, यानी कि अनुभूति मूलक लर्निंग पे। अब जितना मैंने लिखा है, यहाँ से क्वेश्चन बना है, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा कि कॉर्प्स का जो मॉडल है वो बेस्ड है किस पे, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे, अनुभूति मूलक लर्निंग पे। अब यहाँ पे 4 तरीके इन्होंने लर्निंग स्टाइल के बताए। अधिगम का जो स्टाइल है, अधिगम का तरीका है, वो 4 तरीके के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये डिपेंड करते हैं 2 अप्रोच पे। 2 अप्रोच कौन से हैं, 2 उपागम। एक तो है ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस, एक है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस। आप समझिए, ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस का मतलब जिसमें ग्रहण किया जाता है। ये 2 टाइप के हैं, CE और AC। सो शॉर्टकट में CE का मतलब कॉन्क्रीट एक्सपीरियंशियल और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। ठीक, अब यहाँ पे इंग्लिश में ही याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, हिंदी में बहुत ही मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे। अदरवाइज मैं बता देती हूँ, यहाँ मूर्त अनुभव है और यहाँ पे अमूर्त अवधारणात्मक है। ठीक, ये कौन से एक्सपीरियंस में आते हैं, ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस में आते हैं, यानी कि ग्राह अनुभव में आते हैं, ग्राह अनुभूति में आते हैं। अब आता है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपीरियंस, इसमें 2 आते हैं, रिफ्लेक्सिव ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में कहेंगे चिंतनात्मक अवलोकन, और इसको कहेंगे सक्रिय प्रयोग। अब हिंदी में कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए इंग्लिश में याद रखिएगा कि कॉन्क्रीट। अब ग्रास्पिंग वाले में कौन आया, CE और AC, कॉन्क्रीट एक्सपीरियंशियल और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। RO का मतलब रिफ्लेक्सिव ऑब्जर्वेशन, AE का मतलब एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। खत्म। अब यहाँ 4 टाइप्स के लर्निंग स्टाइल कौन कौन से होते हैं, अधिगम के तरीके कौन कौन से होते हैं, इनको हम सीखेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये CE लिखा और AC लिखा, जो आपकी ग्रास्पिंग एक्सपीरियंस में आते थे। CE मतलब कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और AC मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। RO रिफ्लेक्सिव और ऑब्जर्वेशन, और AE का मतलब क्या था, AE का मतलब था एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो यहाँ पे CE और RO के बीच में कौन आ रहा है, डाइवर्जिंग आता है। ठीक है, CE और RO का कॉम्बिनेशन क्या होता है, डाइवर्जिंग स्टाइल होता है। AC और RO का क्या होता है, एसिमिलेटिंग होता है। AE और AC का क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। और AE और CE का क्या होता है, अकोमोडेटिंग होता है। ये 4 जो लर्निंग स्टाइल है, इनको इसी तरीके से याद रख लीजिएगा, तो ईजी रहेगा आपके लिए। पहले हमने क्या किया, CE और AC को बनाया, और यहाँ पे AE और RO को बनाया। ठीक, अब यहाँ पे हम बारी बारी से समझते हैं। पहला स्टाइल, डाइवर्जिंग जो स्टाइल होता है लर्निंग स्टाइल, इसमें क्या करता है, इसमें विद्यार्थी को देखना अधिक पसंद होता है, महसूस करना पसंद होता है, लेकिन वो काम करने पे जोर नहीं देता। वो काम उसको करने की अपेक्षा देखना पसंद करता है, सूचना को एकत्रित करता है और अपनी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है, इमेजिनेशन पावर का यूज़ करता है समस्या समाधान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो स्टाइल होती है वो है आत्मसातकरण, यानी कि एसिमुलेटिंग। इसमें क्या करता है, उसको देखना
देखना और सोचना पसंद होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो अधिक ध्यान, जो व्यक्तियों पर अधिक ध्यान नहीं देते, लेकिन विचारों और अमूर्त जो अवधारणाएं होती हैं, थिंक मतलब जो उन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उनमें बहुत रुचि रखते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डिस्कवरी बहुत करेंगे या फिर एनालिसिस बहुत करते हैं, व्याख्या करना इनको पसंद होता है। तो इस तरीके से ये आ जाता है, ये स्टाइल वाले बच्चे होते हैं। अब नेक्स्ट है कन्वर्जिंग स्टाइल में क्या होता है कि इनको करना और सोचना पसंद होता है। तो ये क्या करते हैं, समस्या समाधान के लिए जो भी इनके पास ज्ञान है उसको यूज़ करते हैं, और ये जो बच्चे होते हैं ये तकनीकी कार्यों में रुचि लेते हैं, मतलब टेक्निकल जो वर्क होता है उसमें बहुत रुचि लेते हैं। इतना याद रखिएगा कन्वर्जिंग वाले में। सामंजस्यीकरण यानी कि अकोमोडेटिंग क्या होता है, ये जो सीखने वाले अभ्यर्थी होते हैं वो तर्क की अपेक्षा स्वानुभव पर निर्भर करते हैं। मतलब इनको लॉजिक की अपेक्षा की कंपैरिजन में जो उनका सेल्फ एक्सपीरियंस होता है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो डूइंग एंड फीलिंग करते हैं और फील करते हैं, और मतलब खुद का जो एक्सपीरियंस इनका आता है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी जो समस्या समाधान है उसमें उसको सॉल्व करते हैं, जो समस्या आई है उसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाइवर्जिंग में क्या होता है। डाइवर्जिंग में करने की अपेक्षा देखने पे फोकस करते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं और इमेजिनेशन पावर का यूज़ करके इमेजिनेशन जो पावर होती है इनके पास उसका यूज़ करके समस्या समाधान करते हैं। आत्मसात में क्या बताया था मैंने कि इसमें ये इनको एनालिसिस करना, डिस्कवरी करना बहुत पसंद होता है। ये क्या करते हैं, ये जो विचार होते हैं या अमूर्त विचार होते हैं, सोचते हैं ना, तो अमूर्त जो कॉन्सेप्ट होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें बहुत रुचि लेते हैं, आत्मसात करते हैं उनको। मतलब देख करके पहले ऑब्जर्व करेंगे, देन वो जो कॉन्सेप्ट है उस पर रुचि लेंगे। कन्वर्जिंग में टेक्निकल वाली नॉलेज में आ जाता है कि इनमें टेक्निकल कार्यों में रुचि लेते हैं, और सामाजिकीकरण में खुद के अनुभव पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अब आता है कि अधिगम केंद्रित उपागम, लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच क्या होता है। तो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, अब लर्नर सेंटर अप्रोच और लर्निंग सेंटर अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस मैंने वीडियो के अंत में एक स्लाइड लगाई है डिफरेंस वाली, उसको अच्छे से पढ़ना है, अभी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले यहाँ पे देख लेते हैं। ये इसमें क्या होता है, जैसे लर्नर सेंटर में क्या होता है कि उसमें बच्चे पे बहुत फोकस होता है, लेकिन यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस पे फोकस होता है, किस तरीके से आप पढ़ा रहे हो इस पे फोकस होता है। इसमें अध्यापक विद्यार्थी के साथ सह शिक्षार्थी होता है, मतलब यहाँ पे केवल बच्चा नहीं सीखता बल्कि टीचर भी सीखता है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं हम भ्रमण पे लेके जाते हैं बच्चों को, फील्ड विजिट पे लेके जाते हैं, तो वहाँ पे केवल बच्चा नहीं सीख रहा है, बल्कि अगर हम कहीं फैक्ट्री लेके गए कि कुछ प्रोसेसिंग का दिखा रहे हैं कि कैसे बनता है, तो वहाँ पे केवल बच्चा नहीं सीख रहा बल्कि टीचर भी साथ में गए हैं और टीचर भी सीखते हैं। तो को लर्नर होता है इस जो अप्रोच में टीचर, या विद्यार्थी को कौशल दक्षता अर्जित करने और जीवन पर्यंत लर्नर बनाता है। मतलब एक स्किल डेवलपमेंट करने के लिए स्किल को डेवलप करता है, स्किल में प्रोफिशिएंसी लाने में हेल्प करता है ये अप्रोच, और लाइफ टाइम लर्नर बनाने में हेल्प करता है। विद्यार्थी को शिक्षा का केंद्र माना गया है, तो वहाँ पे भी विद्यार्थी को शिक्षा का केंद्र माना जाता था, यहाँ पे भी बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे शिक्षक भी साथ में सीखता है, टीचर भी साथ में सीखता है, और फोकस किस पे रखा गया है, लर्निंग प्रोसेस पे, कि आप अच्छा लर्निंग प्रोसेस दे। ये जो उपागम होता है, ये अप्रोच है, ये व्यक्तिवादी है, अगेन मतलब इंडिविजुअली चलता है, हर बच्चे के अकॉर्डिंग हमें विधियों का यूज़ करना है, जैसे कि उसमें होता था। फ्लेक्सिबल है, दक्षता आधारित है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड विधियों का यूज़ किया जाता है। इसमें हमेशा किसी स्थान या समय से बंधा हुआ नहीं है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर स्पेस नहीं, ऐसा नहीं कि आप क्लास में ही पढ़ाओगे, आप क्लास के बाहर, क्योंकि लर्निंग इसमें फील्ड विजिट या फिर कहीं आप हॉस्पिटल इधर उधर लेके जा रहे हो, तो ये समय या स्थान से बंधा हुआ नहीं है। व्यक्तिगत विद्यार्थी का अन्वेषण, मतलब इसमें व्यक्तिगत विद्यार्थी क्या करता है, डिस्कवरी और इंक्वायरी करता है। इस अप्रोच में इंक्वायरी और डिस्कवरी में इंक्वायरी और जो डिस्कवरी होती है वो स्टूडेंट तो करता ही करता है, उसके साथ में टीचर भी साथ साथ करता है। तो मतलब इसमें टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, टीचर साथ साथ सीखते हैं और को लर्नर होते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट मिलकर अधिगम का मूल्यांकन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कौन सा अप्रोच है जिसमें दोनों मिलकर के इवैल्यूएशन करते हैं, तो टीचर और स्टूडेंट मिलकर के इस अप्रोच में लर्निंग सेंटर अप्रोच यानी कि अधिगम केंद्रित उपागम में मूल्यांकन करते हैं। अध्यापन और आकलन एक दूसरे से गुने हुए होते हैं, मतलब टीचिंग भी चलती रहती है और साथ में असेसमेंट भी होता रहता है, साथ साथ में चलता रहता है। अब यहाँ पे आते हैं वैमर ने 2002 में 5 ऐसे प्रैक्टिसेस बताए थे जो जिसमें चेंज होना बहुत ज़रूरी है इस लर्निंग सेंट्रिक अप्रोच को अपनाने के लिए। अगर आपको लर्निंग सेंटर अप्रोच अपनाना है तो आपको 5 चेंजेस करने हैं। वो 5 चेंजेस कौन कौन से हैं,
तो सबसे पहला है विषय वस्तु का कार्य। तो फंक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट हमें कैसे प्रोवाइड कराना है जो वास्तविक समस्याओं को हल करने वाले हों, मतलब उनको वहाँ पे डिस्कवर करने का मौका दिया जाए, उनका अभ्यास हो सके, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड कराना है जो उनको मीनिंगफुल लर्निंग प्रोवाइड कर सके। अध्यापक की भूमिका क्या होगी कि ऐसी परिस्थितियों का सृजन करना, ऐसी सिचुएशन लाना जिससे वो अधिगम का निर्माण कर सकें, मतलब खुद से सृजन कर सकें ज्ञान का। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के अधिगम तकनीकों का उपयोग करना, डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स का यूज़ किया जा रहा है ना, उनको स्वाध्याय के लिए मोटिवेट करें। टीचर की ये जिम्मेदारी बनती है, ऐसा मतलब चेंज होगा तो फिर लर्निंग सेंटर अप्रोच हो जाएगा। अधिगम की जिम्मेदारी का मतलब है कि अध्यापक विद्यार्थी दोनों की होती है। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है केवल स्टूडेंट की नहीं है बल्कि दोनों की होती है, लेकिन विद्यार्थी से ज़्यादा अपेक्षा की जाती है, ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि वे अधिगम और मूल्यांकन की जिम्मेदारी को अच्छे से स्वीकार करें और करें। मूल्यांकन प्रक्रिया और उद्देश्य, मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होगी? फॉर्मेटिव होगी, ठीक है। यहाँ पे जो वो मूल्यांकन प्रक्रिया होगी वो साथ साथ चलेगी, ये नहीं कि जैसे अभी मैंने बताया कि टीचिंग के साथ ही ये चलती है। और यहाँ पे कोशिश किया जाता है कि आप फॉर्मेटिव असेसमेंट लें, FA रचनात्मक मूल्यांकन। FA समेटिव नहीं होता, समेटिव टीचर लर्नर अप्रोच में होता था, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया भी था। शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, अध्यापक से अधिक विद्यार्थी अपने अधिगम पर नियंत्रण रखना है। अब यही फ़र्क है लर्नर सेंटर अप्रोच और लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच में। यहाँ पे पूरा जो पावर होता है, नियंत्रण होता है, वो विद्यार्थी के पास ही दे दिया जाता है, ठीक है। केवल टीचर का काम है प्रोवाइड कराना जो भी कंटेंट है या फिर जो भी इस सिचुएशन है, और पूरा पावर किसके पास हो जाता है? विद्यार्थी के पास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अध्यापक से उम्मीद की जाती है कि वो इसको लेकर के सतर्क रहे कि विद्यार्थी अपने अधिगम को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी ढंग से ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, ठीक है। अब हम जानते हैं दो और लर्निंग पढ़ेंगे हम यहाँ पे, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है और कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है। देखिए कोलैबोरेटिव लर्निंग, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है? सहकारी अधिगम। इसके 3 लक्ष्य हैं, 3 मेन गोल्स होते हैं। एक होता है शैक्षिक उपलब्धि, मतलब फोकस किया जाता है, इसमें मात्रात्मक भी बहुत फोकस किया जाता है, मतलब कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट दे सकें, तो अचीवमेंट पे। विभिन्नता की स्वीकृति, ये भी लेकिन सहकारी में ये भी माना जाता है कि हमारी सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग हैं, तो डाइवर्सिटी को स्वीकार करने पे फोकस किया जाता है। और सोशल स्किल का विकास करने पे, कि सामाजिक कौशल का विकास करना, ये 3 लक्ष्य के इर्द गिर्द ये लर्निंग होती है, ये मॉडल चलता है। या एक विशेष छोटी समूह उपागम है, मतलब इसमें क्या करते हैं? छोटे समूह बनाए जाते हैं। अब कितने के बच्चों के समूह बनाए जाएंगे? 3 से 5 बच्चों के, मतलब 3 से लेकर के 5-6 बच्चे हो सकते हैं एक समूह में। और वो समूह कैसा होगा? प्रजातांत्रिक, मतलब डेमोक्रेटिक होगा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, हर एक बच्चा अपनी जिम्मेदारी ले सकता होगा। समान अवसर दिए जाएंगे। ग्रुप रिवार्ड, अगर हम कोई पुरस्कार देते हैं तो किसी इंडिविजुअल को ना दे करके उस पूरे ग्रुप को दिया जाएगा कि जो छोटे छोटे ग्रुप बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि ब्राउन और क्यूफेटेली, अगेन इनका नाम बोलने में मुझे दिक्कत होती है, लेकिन ब्राउन एंड पाकर करके हैं, उन्होंने 2009 में 5 मूल तत्व बताए थे। 5 मेन जो कंपोनेंट हैं वो कौन से ज़रूरी हैं? एक तो सकारात्मक अंतर्निर्भरता होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए किसी भी जो सहकारी अधिगम है, इस अधिगम के लिए, कोऑपरेटिव अधिगम के लिए। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब उस ग्रुप में आसानी से बच्चे आपस में रिलेट कर सकें, आमने सामने बातचीत करवा दिया जाना चाहिए, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर सकें। व्यक्तिगत जिम्मेदारी, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। हर भले ग्रुप बना दिया गया है लेकिन किसी एक के ऊपर नहीं, हर एक बच्चे का अपनी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो फोर्थ था सामाजिक कौशल्य, सामाजिक यानी कि सोशल स्किल का डेवलपमेंट हो सके उसी ग्रुप के अंदर, जैसे सोशल स्किल जैसे कम्युनिकेट कर सके वो, और नेतृत्व, लीडरशिप की क्षमता हो सके, डिसीजन लेने की पावर हो सके, विवाद, जो अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वहाँ पे वो वर्क कर सके। तो ये सारी चीज़ें उसी ग्रुप के माध्यम, इस लर्निंग के माध्यम से सिखाया जा सके। सामूहिक प्रसंस्करण, मतलब ग्रुप प्रोसेसिंग हो सके। ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब है कि जो मूल्यांकन हो वो वहाँ पे ये ध्यान दिया जाए कि वो जो मूल्यांकन किया गया, वो जो निर्णय लें वो किसको कैसे बेहतर बनाया जा सके, तो वो ग्रुप लेवल पे प्रोसेस किया जा सके उसको। तो ये इतना डिटेल में केवल नाम याद रखिएगा कि पाकर ने कौन कौन से 5 मूल तत्व बताए थे यहाँ से। और उसके अलावा
अगर कोऑपरेटिव लर्निंग में और क्या होगा भाई, ग्रुप बन रहा है तो ग्रुप के लिए हमको पहले से पता है कि हमको कोई भी भेदभाव नहीं करना है कि लिंग जाति भेद मतलब धर्म के आधार पे ग्रुप नहीं बनना है। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत अच्छे जो बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग बना दिया है, सबको मिक्स करके जो एवरेज बच्चे हैं या तो जो बिलो एवरेज हैं या फिर जो अच्छे हैं उन सबको मिक्स करके ही हमको ग्रुप बनाना है। तो ऐसे करके बेसिक वो चीज़ें हैं तो हम लोग को पता ही है, वो तो पेडागोजिकल थिंकिंग है, वहाँ से तो हो जाएगा आपका। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो मैंने इस नोट्स में रखने की कोशिश की है, क्योंकि सीटेट में इतनी तो नॉलेज है ही आप लोगों को कि हम लोग कुछ गलत नहीं करेंगे, ऐसा कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं बच्चों को, तो ऐसा नहीं करना है। टीचर रोल इन दिस मॉडल, टीचर का क्या रोल होता है इस मॉडल में? तो पहला इसमें स्टेप्स होते हैं, मतलब कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है लक्ष्य और अधिगम सेट प्रस्तुत करना। वो क्या करेगा, उस क्लास में अपना जो गोल है या फिर लर्निंग सेट है कि हमको ये सिखाना है उसको पहले प्रेजेंट करेगा। फिर सूचना का प्रस्तुतिकरण करेगा, यानी कि इन्फॉर्मेशन को प्रेजेंट करेगा कि हम उससे रिलेटेड फिर इन्फॉर्मेशन देगा। फिर अधिगम टीम के लिए विद्यार्थियों का संगठन करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा कि उस लर्निंग टीम के लिए विद्यार्थी कौन से चुने जाएंगे, उस ग्रुप के लिए कौन से विद्यार्थी चुने जाएंगे उनको ऑर्गेनाइज करेगा। समूह कार्य एवं अधिगम में सपोर्ट करना, यहाँ पे वो टीम वर्क में असिस्ट भी करेगा, थोड़ा सा हेल्प भी करेगा। और सामग्री परीक्षण, जो भी वहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है उसको टेस्ट करेगा कि वो सही है या नहीं है, और पहचान दिलाना। और फिर आखिरी में वो पहचान दिलाएगा, बच्चों को रिकॉग्नाइज कराएगा कि हाँ हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। यानी कि अधिगम व्यक्तिगत और समूह के प्रयास और उपलब्धि को पहचान दिलाने के तरीके तलाशते हैं कि वो व्यक्तिगत रूप से भी और समूह का जो प्रयास है वो उपलब्धि तक पहुँच रहा है, ऐसे तरीके ढूंढना। अब आता है नेक्स्ट जो अधिगम है वो है सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है, ये ज़्यादा जनरलाइज होता है, मतलब सामान्यीकृत होता है, ज़्यादा यूज़ किया जाता है आप कह सकते हो। ये किसके मुकाबले, सहकारी अधिगम के मुकाबले, जो अभी हमने पहले पढ़ा। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या उससे अधिक व्यक्तियों को सिखाने में या एक साथ सीखने के अवसर दिए जाते हैं। तो उसमें क्या, उसमें ग्रुप में ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसमें कभी भी, ये कभी भी हो सकता है। अब इसका मैंने डिफरेंस बताया, वहाँ से आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। कोलैबोरेटिव मतलब 2 या 2 से अधिक भी हो जाएंगे, और अदरवाइज वहाँ पे 3 से 5 होना ज़रूरी है, ग्रुप में रहता है वो। अब यहाँ पे डिफरेंस के थ्रू हम समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोलैबोरेटिव और सहकारी। कोलैबोरेटिव ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छा है, किसी भी समय हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चे को हमने गृह कार्य दिया तो घर में अपने दोस्त की मदद के साथ क्या करेगा, वहाँ पे कोलैबोरेट करेगा, कोलैबोरेट करके सीखेगा ही तो ना। तो होमवर्क में हेल्प करना कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया। लेकिन सहकारी कब होता है, वो तभी होगा जब विद्यार्थी एक स्थान पे छोटे समूह में होंगे, मतलब इसमें ग्रुप होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये गुणात्मक होता है, मतलब ये क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है इसमें कि बच्चे कितना अच्छा क्वालिटी कंटेंट सीखें। यहाँ पे क्वांटिटेटिव, क्योंकि अभी मैंने गोल बताया था, इसके गोल में उपलब्धि था, यानी कि अचीवमेंट पे फोकस किया जाता है कि बच्चे कितना अचीव कर रहे हैं लाइफ में। यहाँ पे अधिगम में कार्य निर्धारित के बाद टीचर फ्री हो जाता है। इसमें क्या करता है, इसमें टीचर ने अपना काम दे दिया और फ्री हो गया। फ्री का मतलब ये नहीं कि एकदम बिंदास, नहीं, थोड़ा बहुत देखेगा भी कि जहाँ उसको हेल्प है वहाँ दे सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कार्य निर्धारित करने के बाद भी टीचर के पास ही पावर रहती है, स्वामित्व जो रहता है वो टीचर के पास ही रहता है। स्टूडेंट को सशक्त बनाने पे फोकस किया जाता है, मतलब स्टूडेंट को एम्पावर करने पे फोकस किया जाता है। इसमें स्टूडेंट को एम्पावर करने पे फोकस नहीं किया जाता। ये कुछ 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे, इनको याद रखिएगा। अब आता है जो नेक्स्ट अप्रोच है, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा पढ़ा था। अब हम थोड़ा ज़्यादा जानेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच क्या होता है। तो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में क्या होता है कि एक्टिविटी, यहाँ पे एक्टिविटी होगा। एक्टिविटी एक उद्देश्य ओरिएंटेड कार्य है जिसमें शिक्षार्थी लगातार संलग्न होकर आनंदपूर्ण अधिगम उद्देश्य प्राप्त करता है। मतलब एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच का मतलब समझ लीजिए ना कि वहाँ पे हम बच्चों को एक्टिविटीज़ देंगे, और एक्टिविटीज़ होती क्या है, ये एक ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कार्य होता है, वर्क होता है, जिसमें बच्चे क्या करते हैं, खुद बहुत इंजॉय होकर के सीखते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि इंजॉयफुल तरीके से सीखना। ठीक है, अब इसके 4 मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। ध्यान केंद्रित, मतलब हम ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करें जिससे बच्चे का ध्यान केंद्रित हो, मतलब इंजॉय करे। चुनौतीपूर्वक, चैलेंजेस जब आएंगे, देखिए आपको पहले भी मैंने बताया था 506 वाली यूनिट में कि चैलेंजेस को बहुत अच्छे से लेता है बच्चा। तो अगर चैलेंजेस ईजी होंगे तो उसको इतना मज़ा नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा तो और उसको करने में मज़ा आता है। तो जो एक्टिविटी प्रोवाइड की जाए वो कैसी हो,
चुनौतीपूर्ण हो। स्वतः अंतर्भागिता, ऐसी एक्टिविटी प्रोवाइड की जाए कि उन्हें खुद से वो क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट हो कि अरे हमें करना चाहिए, ये एक्टिविटी करनी चाहिए। तो स्वतः पार्टिसिपेशन, वो सेल्फ पार्टिसिपेट करने के लिए उत्सुक हो सके, एक्साइटेड हो सके, और आनंददायक तो होनी चाहिए, इंजॉयफुल तो होनी ही चाहिए। तो 4 मेन तत्व हैं एक्टिविटी के, कि एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में 4 मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। अब एक्टिविटी के लिए आप क्लास मैनेजमेंट करोगे ना, तो क्लास मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि स्थान उपलब्धता, अगर आप एक्टिविटी करा रहे हो तो उसको प्लेस का ध्यान रखना टीचर की जिम्मेदारी। ऑब्वियसली टीचर देखेगा कि जो प्लेस है वो सही है उस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग है नहीं। सामग्री मटेरियल को प्रोवाइड करेगा ढंग से। प्रत्येक विद्यार्थी का पार्टिसिपेशन, ये जरूर ध्यान देना है कि हर एक विद्यार्थी पार्टिसिपेट करे उस एक्टिविटी में। समूह की सहभागिता, और कोशिश करना है क्योंकि बच्चे सिर्फ क्लास में ना सीखें, कम्युनिटी आसपास से भी सीखें, तो समूह की सहभागिता, आसपास जो कम्युनिटी है उसका भी पार्टिसिपेशन हो सके एक्टिविटी में। यहाँ पे एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, रचनात्मक होती है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। इसमें केवल फॉर्मेटिव नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्व मूल्यांकन भी होता है, मतलब खुद से भी बच्चा मूल्यांकन करता है, साथ में पीयर मतलब आसपास में जो उनके फ्रेंड हैं, सहपाठी हैं, सामूहिक रूप से भी मूल्यांकन होता है। अब आता है समय प्रबंधन कैसे होता है। ये जो एक्टिविटी है, अब एक्टिविटी कितने टाइम के लिए चलेगी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो 5 से 10 मिनट इंट्रोडक्शन का एक्टिविटी का लेते हैं और 5 से 10 मिनट समापन का लेना चाहिए टीचर को। तो स्टार्टिंग में आप एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो 5 से 10 मिनट लोगे, और जब खत्म कर रहे हो तो भी 5 से 10 मिनट लोगे। और इनका जो फिर एक्टिविटी कितने टाइम में होगी, एक्टिविटी के लिए कोशिश करना है कि लंच से पहले या बाद में लगातार 2 पीरियड एक साथ प्रस्तावित हो। मतलब लंच से पहले या तो लगातार 2 पीरियड हो, और लंच के बाद लगातार 2 पीरियड हो। और यहाँ पे एक और लाइन लिखी हुई थी कि एक एक्टिविटी के लिए 40 से 50 मिनट काफ़ी नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ पे 2 पीरियड की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया ख़त्म। अब यहाँ पे डिफरेंस जो मैंने कहा था कि यहाँ से डिफरेंस ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कि इसको हिंदी में भी मैंने लिखा है, मतलब ऐड किया है ये स्लाइड। टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर और लर्निंग सेंटर। टीचर सेंटर का तो मुझे हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बस टीचर बोलता रहता है, टीचर एक्टिव रहता है, लर्नर पैसिव रहता है। यहाँ पे देखते हैं मेन इन दोनों का डिफरेंस पढ़िएगा। नॉलेज इज डिस्कवर्ड बाय लर्नर, मतलब जो शिक्षार्थी होता है वो नॉलेज का, ज्ञान का निर्माण करता है या फिर उसकी खोज करता है। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय लर्नर, उसको संरक्षित करता है, मतलब उसको बनाता है, नॉलेज को, ज्ञान का निर्माण ही कर दे। यहाँ डिस्कवर करेगा, खोजेगा, और यहाँ निर्माण ही कर देगा। लर्नर मेक, टीचर मेक लर्नर एक्टिव, यहाँ अध्यापक क्या करता है, अध्यापक लर्नर को एक्टिव करता है। कैसे, परिस्थितियाँ प्रोवाइड कराएगा, वो सिचुएशन देगा। और यहाँ पे क्या होता है, लर्नर एक्ट एंड टीचर फैसिलिटेट लर्निंग, मतलब बच्चा एक्ट करेगा, जो अधिगम कर रहा है वो करेगा, जो सीख रहा है वो सीखेगा, लेकिन टीचर वहाँ पे फैसिलिटेटिंग का काम करेगा। मतलब काफ़ी हद तक एकदम स्लाइटली सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये लर्नर फ्रेंडली होता है, और यहाँ पे नेचुरल एंड कॉन्टेक्चुअल लर्निंग दी जाती है, मतलब प्राकृतिक रूप से सीखें और संदर्भित, उनके संदर्भ में चीज़ें दी जाएंगी। शेयर टीचर एंड लर्नर कंट्रोल, यहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो पूरा किसके पास, मतलब पार्शली शेयर होता है टीचर और स्टूडेंट के पास। यहाँ पे क्या होता है, पूरी तरीके से लर्नर के हाथ में होता है। ये मैंने बताया भी था कि ये प्रेजेंट आंतरिक होता है, मतलब वो बच्चे के हाथ में होता है, हालांकि टीचर को देखना होगा, लेकिन बच्चे के हाथ में पूरा कंट्रोल रहता है। कॉम्पिटेंसीज एंड एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज़ का बहुत यूज़ किया जाता है। प्ले वे एंड जॉयफुल मेथड यूज़ किए जाते हैं, यहाँ एक्टिविटी बेस्ड मेथड यूज़ किए जाते हैं। ये डेवलपमेंटल होता है, ये इमर्जेंट होता है, यहाँ उभरने का मौका दिया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड फॉर्मेटिव होता है, यहाँ पे मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यहाँ फॉर्मेटिव बेस्ड असेसमेंट होता है, यहाँ समेटिव बेस्ड असेसमेंट होता है। मतलब यहाँ पे समेटिव को आई थिंक समेकित बोलते हैं, आई थिंक ये जो वर्ष के अंत में होता है। फॉर्मेटिव रचनात्मक होता है, यहाँ पे ऑथेंटिक असेसमेंट होता है, और सेल्फ असेसमेंट, स्व मूल्यांकन पे फोकस किया जाता है। ये सेल्फ कंट्रोल होता है या पार्टिसिपेटिव शेयर होता है, क्योंकि इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल होता है, और इसमें इम्पोज, ये थोपा जाता है टीचर के द्वारा। ये टीचर सेंटर्ड वाले में था। यहाँ पे इसको हिंदी में भी दे रखा है, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो ये PDF में। अब यहाँ पे ये चैप्टर होता है ख़त्म। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये कुछ चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ क्या ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ ऐसा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको ये टॉपिक ऐसे ना क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, या फिर ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि सरकारी अधिगम की क्या विशेषता होती है, तो इसलिए आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, एंड शेयर कर दीजिएगा तो मुझे अच्छा लगेगा।